हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल सी अन नीट दंगल एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 2। टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एन ओवरव्यू ऑफ सेल का मतलब क्या है? हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं सेल का हर एक डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में और उन लोग का वर्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले सेल बनाएंगे। सेल का स्ट्रक्चर का ये पहली बॉडी है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। फिर उसके अंदर पाई जाती सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो हम पहले इसको लेबल कर लेते हैं। प्लांट सेल के अंदर आउटर लेयर किसकी बनी हुई रहती? सेल वॉल रहती। तो हम यहाँ लिख लेंगे आउटर लेयर क्या है हमारे पास? ये सेल वॉल है। सेल वॉल। सेल वॉल कैसी रहती है? रिजिड रहती। तो हम यहाँ लिख लेंगे सेल वॉल कैसी है? रिजिड है। रिजिड स्ट्रक्चर। आउटर लेयर किसके अंदर पाई जाती है? प्लांट्स के अंदर। outer layer in outer layer in plant cell। प्लांट के अंदर outer layer कहीं की रहती है? सेल वॉल रहती। प्लांट सेल। सेल वॉल के अंदर ही एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का और एक भी नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं कहीं इसको। प्लाज्मोलेमा। ये आउटर डेलिमिटिंग बाउंड्री है एनिमल सेल के अंदर। ये एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती और प्लांट के अंदर भी पाई जाती, लेकिन एनिमल्स के अंदर यही आउटर बाउंड्री रहती। आउटर डेलिमिटिंग डेलिमिटिंग बाउंड्री ऑफ बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल। अब हम बनाएंगे अंदर का स्ट्रक्चर। सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता। अब हम अंदर का स्ट्रक्चर बना रहे। हम ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाए? हम ये न्यूक्लियस बनाए। हम इसको लेबल कर लेंगे। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस कैसा है? डेंस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस क्या कैसा स्ट्रक्चर है? डेंस स्ट्रक्चर है। डेंस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के बीच में जो ये हमको छेद दिख रहे हैं यानी जो पोर दिख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर।
लेबल कर लेंगे हम इसे भी। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। अब हम न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ये स्ट्रक्चर। अब हम इसे भी लेबल कर लेंगे। जो ये ऑरेंज कलर से हम डायग्राम बनाए उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। ये जो है इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम। और जो ग्रीन कलर का है ये फाइबर जैसा, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर का अंदर पाया जा रहा स्ट्रक्चर इसको हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है। हम पहले डीएनए का फुल फॉर्म लिखेंगे। डीऑक्सी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। अब न्यूक्लियस से ही जुड़ा हुआ एक पाया जाता स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से अटैच रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से ही अटैच रहता स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम यहाँ लिख लेंगे स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे क्या नहीं पाया जाता? राइबोसोम एब्सेंट रहता। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में SER बोलते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट रहता। राइबोसोम एब्सेंट। राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थोड़े हिस्से पे पाए भी जाते हैं, जैसे यहाँ हम स्ट्रक्चर पे उतार रहे हैं। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम। जहां भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जितने भी स्ट्रक्चर है जहां भी राइबोसोम पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी वो अब रफ हो चुका है।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तो ये जितनी भी खाली जगह है हम इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक मेन एरिना है सेल्यूलर एक्टिविटीज, यानी भी जितने भी वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, जिसकी वजह से सेल लिविंग स्टेट के अंदर रहता। तो हम यहाँ लिख लेंगे ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड। और ये एक मेन एरिना है, यानी एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। जितने भी एक्टिविटीज होते इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते। मेन एरिना यानी तो एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज भी हम इसे बोलते। मेन एरिना और एरिया फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते। तो हम यहाँ लिख लेंगे therefore all metabolic reactions takes place here, यानी जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते। साइटोप्लाज्म का और एक काम क्या है, साइटोप्लाज्म हेल्प करता है, यानी सेल को लिविंग स्टेट में रखता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से सेल लिविंग स्टेट में रहता। तो और एक हम यहाँ पॉइंट लिख लेंगे, हेल्प्स टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट, यानी साइटोप्लाज्म ही हेल्प करता है सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। और क्या क्या पाए जाते हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता। हम यहाँ स्ट्रक्चर भी उतार लेंगे ये। फॉर एग्जाम्पल ये है माइटोकॉन्ड्रिया, लिख लेंगे हम यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट रहते। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट रहते, राइबोसोम प्रेजेंट रहते, राइबोसोम प्रेजेंट। और एक हम उतार लेंगे क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट। पहले हम लेबल कर लेंगे इसे, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट रहते। तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर भी मौजूद रहते। तो हम ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर देख लिए, जिसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा, न्यूक्लियस जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जिसके अंदर डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता। न्यूक्लियस के बीच में छोटे छोटे पोर पाए जाते जिसको हम क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये न्यूक्लियर पोर जो सेल न्यूक्लियस के बीच में पाए जा रहे, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। फिर उसके बाद क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस से ही अटैच क्या पाया जाता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता, जिसके अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाते, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही राइबोसोम पाए जाते, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता, एक तरह का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता। इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता, जिसके अंदर राइबोसोम पाए जाते, इसलिए हम इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट बोलकर लिखते हैं। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता। प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जो आउटर लेयर है प्लांट सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। ये आउटर डेलिमिटिंग बाउंड्री है एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती। और एक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा है, सेमी फ्लूइड है, यानी एक जेली लाइक है, जहाँ मेन एरिना एरिया फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज, यानी जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते। हेल्प्स टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट, किस वजह से होते, इसलिए कि सेल को हम लिविंग स्टेट में रखें। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट सेल वर्सेस यूकैरियोट। तो हम पहले हेडिंग लिख लेंगे। हम अब सेल के बारे में तो समझ गए, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता। अब इसके बेसिस पे हम दो टाइप के सेल्स को देखेंगे, एक है प्रोकैरियोट और एक है यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट का मतलब क्या है, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। यहाँ प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, प्रो यानी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। कैरियन यानी के न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी पिछड़ा हुआ न्यूक्लियस। हम यहाँ लिख लेंगे पूरा, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन यानी न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब हम समझेंगे यूकैरियोटिक का मतलब। यूकैरियोटिक, यहाँ यू का मतलब क्या है, यू यानी ट्रू। यू का मतलब क्या है, यू, यू यानी के ट्रू। और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, कैरियन यानी के न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, यू का मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता, ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट के अंदर प्रो का मतलब था प्रिमिटिव, कैरियन यानी न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक का सेल का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का मतलब है यू यानी ट्रू, कैरियन यानी न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट के अंदर पिछड़ा हुआ न्यूक्लियस यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता, और यूकैरियोट के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी सच्चा न्यूक्लियस पाया जाता।
अब हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे फीचर्स। फीचर्स प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ लिख लेंगे हम यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। हम पहला फीचर देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, यानी न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिख लेंगे हम। पहला है न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है वो नॉट वेल डिफाइंड रहता, यानी ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता। तो हम यहाँ लिख लेंगे नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड अ ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी सच्चा न्यूक्लियस एब्सेंट रहता, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता प्रोकैरियोट के अंदर। अ ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट रहता। अगर हम वही यूकैरियोट के अंदर देखें तो वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोट के अंदर वेल डिफाइंड और ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता। अगर हम वही यूकैरियोट के अंदर देखें तो वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता। अब हम दूसरी बात लिख लेंगे न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप, जो प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप रहती वो एब्सेंट रहती, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं रहता, वो इंक्लोज रहता मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट रहता और द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इंक्लोज बाय मेम्ब्रेन, जो उनका जेनेटिक मटेरियल रहता वो मेम्ब्रेन से इंक्लोज नहीं रहता। द जेनेटिक मटेरियल, द जेनेटिक मटेरियल is not enclosed by, not enclosed by membrane, यानी जो इनका जेनेटिक मटेरियल रहता वो मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं रहता। मेम्ब्रेन, अगर वही हम न्यूक्लियर एनवेलप यूकैरियोट के अंदर देखें तो न्यूक्लियर एनवेलप यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट रहता और जो उसका न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जिसका न्यूक्लियस रहता वो सराउंडेड रहता यानी घिरा हुआ रहता डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी तो हम उसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते। प्रेजेंट, पहली बात न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट रहता। दूसरी बात यह है कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, जो इनका न्यूक्लियस रहता वो घिरा हुआ रहता। द न्यूक्लियस is surrounded by a double membrane, मेम्ब्रेन को ही हम एनवेलप भी बोलते हैं।
यानी कि जो यूकैरियोट सेल रहता है उसका न्यूक्लियस रहता है वो सराउंडेड रहता है, यानी गिरा हुआ रहता है डबल मेम्ब्रेन एनवेलप से। डबल मेम्ब्रेन एनवेलप से न्यूक्लियस पूरा बंधा हुआ रहता। अब हम देख लेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। थर्ड है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते प्रोकैरियोट के अंदर और प्रेजेंट रहते यूकैरियोट के अंदर। तो हम यहां लिख लेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यहां एब्सेंट रहते प्रोकैरियोट के अंदर, एब्सेंट रहते मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जैसे कि क्या क्या रहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, एग्जाम्पल नो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट के अंदर, नो माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या लिखते हैं? ईआर भी लिखते हैं। तो ये सब प्रेजेंट नहीं रहते प्रोकैरियोट के अंदर। अगर हम ये यूकैरियोट के अंदर देखें तो यूकैरियोट के अंदर ये सब प्रेजेंट रहते, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट रहते। जैसे कि एग्जाम्पल में है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ रहता, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, ये सब यूकैरियोट के अंदर पाए जाते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाए जाते। अगर हम वही यूकैरियोट के अंदर देखें तो यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते। अब हम लिख लेंगे साइज, प्रोकैरियोट का साइज कितना रहता और यूकैरियोट का साइज कितना रहता। अब हम फोर्थ लिख लेंगे साइज। साइज जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज रहता है वो बहुत छोटा रहता है, यानी यूजुअली स्मॉलर, 0.3 से लेके 5 माइक्रोमीटर के बीच में प्रोकैरियोट सेल का साइज रहता। अगर हम वही यूकैरियोट के अंदर देखें तो यूकैरियोट 10 इंटू यानी 10 गुना बड़ा रहता प्रोकैरियोट से। तो हम यहाँ लिख लेंगे जो प्रोकैरियोट का साइज रहता वो यूजुअली स्मॉलर रहता, यूजुअली स्मॉलर, और यूकैरियोट का जो साइज रहता यूजुअली लार्ज रहता और मोर कॉम्प्लेक्स रहता, यूजुअली लार्जर, यूजुअली लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स भी रहता है इसका स्ट्रक्चर। साइज जो प्रोकैरियोट का रहता वो छोटा रहता और यूकैरियोट का देखे तो बड़ा रहता और कॉम्प्लेक्स रहता। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट के अंदर की सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोट के अंदर की सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फिफ्थ पॉइंट लिख लेंगे हम सेल मेम्ब्रेन, दोनों के अंदर कैसे सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट सेल के सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर बाउंड्री जो रहती प्रोकैरियोट की, वो सेल की जो आउटर बाउंड्री रहती वो सेल मेम्ब्रेन ही रहती। अगर हम यूकैरियोट के अंदर देखें जो सेल मेम्ब्रेन रहती प्रोकैरियोट की वो कैसी रहती?
आउटर बाउंड्री बनाती सेल के अंदर। तो प्रेजेंट प्रोकैरियोट के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती जो सेल की आउटर बाउंड्री बनाती। अगर हम वही यूकैरियोट के अंदर देखें तो यूकैरियोट के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर आउटर जो मेम्ब्रेन रहती वो सेल मेम्ब्रेन ही रहती। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन रहती इनसाइड रहती, क्योंकि पहले सेल वॉल पाई जाती, सेल वॉल के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम रहता है वो स्मॉल रहता है, यानी स्मॉलर राइबोसोम। स्मॉलर कितना रहता है, 70 एस का रहता है, यानी स्वेटबर्ट यूनिट। एस का मतलब है स्वेटबर्ट यूनिट। एस इज इक्वल्स टू स्वेटबर्ट स्वेटबर्ग यूनिट, जिससे हम मेजर करते हैं साइज को। मेजर साइज। अगर हम यूकैरियोट के राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम रहता वो लार्ज रहता। कितना रहता वो, 80 स्वेटबर्ग यूनिट रहता। लार्ज लार्ज रहता, 80 एस टाइप। यूकैरियोट के अंदर और एक भी रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, 70 एस राइबोसोम पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। also contain 70s ribosome in mitochondria and chloroplast। यूकैरियोट के अंदर लार्ज जो 80s टाइप पाया जाता, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो 70s के बने हुए रहते, जो उसका 70s राइबोसोम रहता। अब हम बात करेंगे स्पेशल ऑर्गेनल्स के बारे में। प्रोकैरियोट के अंदर स्पेशल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तो हम यहाँ लिख लेंगे लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता। लेकिन किसके अंदर प्रेजेंट रहता, वो खाली प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता। हम यहाँ लिख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट are present in plant cells। प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता प्लांट सेल्स के अंदर। अब हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डीएनए लोकेशन देखेंगे। जो जेनेटिक मटेरियल रहता प्रोकैरियोट का वो डायरेक्टली लाइज रहता साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वो रीजियन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। जेनेटिक मटेरियल lies directly in the cytoplasm in a region called
द न्यूक्लियोइड, यानी जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। अगर हम यूकैरियोट के अंदर देखें, यही जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज रहता न्यूक्लियस से, यानी ये न्यूक्लियस से बंधा हुआ रहता। डेफिनेशन लिख लेंगे हम, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल is enclosed within the nucleus, enclosed within the nucleus, यानी न्यूक्लियस से इंक्लोज रहता जेनेटिक मटेरियल। हम प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोट के अंदर क्या क्या पढ़े? हम पहले पढ़े न्यूक्लियस के बारे में। जो प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस रहता वो नॉट वेल डिफाइंड रहता, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट के अंदर। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता यूकैरियोट के अंदर। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें, न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोट सेल के अंदर एब्सेंट रहता और जो जेनेटिकल मटेरियल रहता वो इंक्लोज रहता, यानी नॉट इंक्लोज, इंक्लोज नहीं रहता मेम्ब्रेन से। और यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट रहता और जो न्यूक्लियस रहता वो सराउंडेड रहता डबल मेम्ब्रेन से। फिर उसके बाद हम थर्ड बात कर रहे थे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं रहता और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट के पास नहीं पाया जाता। अगर हम यही मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट के अंदर देखें तो ये प्रेजेंट रहता। यूकैरियोट सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोट के अंदर पाया जाता। अगर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का साइज देखें, प्रोकैरियोट का साइज छोटा रहता और जल्दी डिवाइड भी करता। अगर हम यूकैरियोट का साइज देखें वो बहुत बड़ा रहता और कॉम्प्लेक्स भी रहता। अगर हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट की, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती प्रोकैरियोट के अंदर और आउटर बाउंड्री बनाती सेल के अंदर। अगर हम वही यूकैरियोट के अंदर देखें, यूकैरियोट के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर जो आउटर बाउंड्री रहती वो सेल मेम्ब्रेन ही रहती, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन नहीं रहती। आउटर कौन सी रहती है उनकी बाउंड्री? सेल वॉल रहती। सेल वॉल के अंदर ही क्या पाया जाता? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता। फिर उसके बाद राइबोसोम, प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम रहता वो स्मॉलर रहता और 70 एस का रहता, यानी 70 स्वेटबर्ग यूनिट का रहता। इसका जो साइज है वो कितना है? 70 एस। अगर हम यूकैरियोट के अंदर देखें राइबोसोम तो 80 एस का है और लार्ज है। और यूकैरियोट के अंदर 70 एस राइबोसोम पाया जाता। कौन से 70 एस राइबोसोम? एक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट 70 एस राइबोसोम के पाए जाते। अगर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर ऑर्गेनेल्स देखें, स्पेशल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाए जाते, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाए जाते, वही यूकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते, प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते। डीएनए लोकेशन, प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए लोकेशन का है, जेनेटिक मटेरियल लाइज डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म, यानी जो जेनेटिक मटेरियल रहता प्रोकैरियोट का वो सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता, इन अ रीजियन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, यानी न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता। अगर हम यूकैरियोट के अंदर डीएनए की लोकेशन देखें तो जेनेटिकल मटेरियल इज इनक्लोज बाय विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता, यानी इनक्लोज जो जेनेटिक मटेरियल रहता वो बंधा हुआ रहता न्यूक्लियस के अंदर। हम स्लाइड के अंदर ये चीजें पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर के फीचर्स और एनिमल सेल के अंदर के फीचर्स पढ़ेंगे। अब हम यहां लिख लेंगे हम फीचर्स प्लांट सेल, प्लांट सेल और यहां एनिमल सेल, एनिमल सेल। पहला है सेल वॉल। पहले हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में।
क्या प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल पाया जाता? हाँ, सेल वॉल प्लांट के अंदर पाया जाता। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट रहती प्लांट सेल के अंदर, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? एब्सेंट, यानी सेल वॉल यहाँ एब्सेंट रहती। फिर उसके बाद हम दूसरा फीचर लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्या प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता? हाँ, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता प्लांट सेल के अंदर। किसके वास्ते? फोटोसिंथेसिस के लिए। प्रेजेंट प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट रहता, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता। अब हम थर्ड फीचर लिख लेंगे वैक्यूल। वैक्यूल, वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर लार्ज रहता, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता। यानी जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल रहता वो कैसा रहता? बड़ा रहता, लार्ज रहता, और सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता। सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता। अगर हम एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल देखें तो वहां छोटा रहता और एब्सेंट रहता। वैक्यूल प्रेजेंट रहता, छोटा रहता, और जो सेंट्रल वैक्यूल है वो एब्सेंट रहता। स्मॉल और एब्सेंट। वैक्यूल प्रेजेंट तो भी रहता या नहीं तो एब्सेंट भी रहता। जब वैक्यूल प्रेजेंट रहता एनिमल सेल्स के पास तो वो छोटा रहता, नहीं तो प्रेजेंट ही नहीं रहता। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल्स, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहते और एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते सेंट्रोसोम में। जनरली एब्सेंट, प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहते, जनरली एब्सेंट। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते। कहाँ प्रेजेंट रहते? सेंट्रोसोम के अंदर। प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम। अब हम इसका फिफ्थ फीचर लिखेंगे शेप। शेप, जो प्लांट सेल का शेप रहता वो रेक्टेंगुलर रहता और फिक्स्ड रहता, और जो एनिमल सेल है उसका जो शेप है वो राउंड और इरेगुलर रहता। हम यहाँ लिख लेंगे जो प्लांट सेल का शेप है वो यूजुअली कैसा रहता? रेक्टेंगुलर। यूजुअली रेक्टेंगुलर और फिक्स्ड, नहीं तो फिक्स्ड रहता। अगर एनिमल सेल के अंदर देखें तो राउंड रहता है, यानी गोल रहता। यूजुअली राउंड और इरेगुलर, इरेगुलर भी रह सकता है एनिमल्स के अंदर, इरेगुलर। अब हम सिक्स्थ फीचर की बात करेंगे। सिक्स्थ फीचर क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, प्लांट सेल्स ऑटोट्रॉफिक रहते, यानी कि वो खाना खुद बनाते, मेक ओन फूड, वो खुद का खाना खुद बना सकते। लेकिन एनिमल सेल्स हेटरोट्रॉफ रहते, यानी डिपेंड रहते फूड के लिए दूसरों के ऊपर। तो प्लांट सेल्स कैसे है? ऑटोट्रॉपिक है। प्लांट सेल्स आर ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक क्योंकि ये खुद का खाना खुद बनाते, मेक ओन फूड। अगर हम वही प्लांट एनिमल सेल्स के अंदर देखें तो एनिमल सेल्स कैसे रहते हैं? हेटरोट्रॉफ रहते हैं,
हेट्रोट्रॉफिक, यानी ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते फूड के लिए। डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, डिपेंड रहते दूसरों के ऊपर फूड के लिए। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल के अंदर हम क्या क्या देखें? प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती, वही एनिमल सेल के अंदर नहीं रहती। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर पाया जाता फोटोसिंथेसिस के लिए, और एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता। वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर लार्ज रहता और सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटा रह सकता या नहीं तो एब्सेंट ही रहता। तो इसके बाद फोर्थ है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कैसे रहते? जनरली एब्सेंट रहते, यानी प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट रहते और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट रहते वैक्यूल। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है किसके लिए? सेंट्रोसोम के अंदर, सेंट्रोसोम के अंदर प्रेजेंट रहते। जो शेप रहता प्लांट सेल का वो रेक्टेंगुलर रहता और फिक्स्ड रहता, और जो एनिमल सेल का शेप है वो राउंड रहता और इरेगुलर रहता। न्यूट्रिशन, प्लांट सेल कैसे है? ऑटोट्रॉपिक है, यानी ये खुद का खाना खुद बना सकते। अगर हम न्यूट्रिशन एनिमल सेल्स के अंदर देखें तो एनिमल सेल्स डिपेंड रहते फूड के लिए दूसरों के ऊपर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेंथ साइज बैक्टीरिया के बारे में। सेल्स वेरी greatly in shape, size and activity। हम सेल्स को कैसे देखते हैं? उनका शेप देखकर और उनका साइज देखकर और उनके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होते उसके बेसिस पे देखते। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कितनी लेंथ रहती? लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की लेंथ कितनी रहती? 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर, यानी 3 to 5 माइक्रोमीटर रहती है की लेंथ। अगर हम साइज ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोट सेल की बात करें, प्रोकैरियोट सेल का कितना साइज रहता? 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की साइज की बात करें तो कितनी रहती? 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर, 1 to 2 माइक्रोमीटर पाई जाती। यूकैरियोटिक सेल्स इससे 10 इंटू बिगर, यानी 10 गुना बड़े रहते। यहां हम लिख लेंगे यूकैरियोट के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स usually 10 times bigger than, यानी बड़े रहते प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल से, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल रहता वो 10 गुना बड़ा रहता प्रोकैरियोट से। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की लेंथ कितनी रहती? लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट है। माइकोप्लाज्मा कैसा? एक तरह का प्रोकैरियोट है, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रोकैरियोटिक है ये। और जो इसकी लेंथ रहती वो 0.3 माइक्रोमीटर है।
लेंथ कितनी है इसकी? 0.3 माइक्रोमीटर। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। अब हम साइज की बात करेंगे। पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहां लिख लेंगे हम साइज ऑफ पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो प्लूरो न्यूमोनिया न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का साइज कितना है? पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर है। 0.1 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ किसका टाइप है? टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी माइकोप्लाज्मा का ये एक तरह का टाइप है। टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा। अब हम बात करेंगे वायरस के साइज के बारे में। वायरस साइज यहां लिख लेंगे वायरस साइज। वायरस का साइज कितना रहता? 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर रहता। यानी इसका साइज 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर है। हाँ, ये बात याद रख लीजिए कि वायरस एक नॉट लिविंग है, यानी वो लिविंग नहीं है। वायरस इज नॉट लिविंग, नॉट लिविंग। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का और एक नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट। हम रेड ब्लड सेल को ये क्या बोल सकते हैं? इरेथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल दिखता कैसा? राउंड रहता और बाइकॉनकेव रहता। हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर उतारेंगे। रेड ब्लड सेल कैसे दिखता हमें? राउंड रहता हम पहले स्ट्रक्चर उतार लेंगे। रेड ब्लड सेल राउंड रहता, राउंड और बाइकॉनकेव रहता। कैसा रहता रेड ब्लड सेल? राउंड एंड बाइकॉनकेव। तो ये है रेड ब्लड सेल। जो राउंड एंड बाइकॉनकेव रहता। तो हम यहाँ लिख लेंगे राउंड एंड बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव। जो रेड ब्लड सेल का रेडियस है, कितना है रेडियस? 3.5 माइक्रोमीटर। रेड ब्लड सेल का रेडियस कितना है? 3.5 माइक्रोमीटर। रेडियस 3.5 माइक्रोमीटर है।
3.5 माइक्रोमीटर। रेडियस 3.5 माइक्रोमीटर है और इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसका डायमीटर कितना है, 7 माइक्रोमीटर। डायमीटर 7 माइक्रोमीटर है। अगर हम व्हाइट ब्लड सेल की बात करें, यहां लिख लेंगे हम व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, जो व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं उसका और एक भी नाम है ल्यूकोसाइट। हम इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूको का मतलब रहता व्हाइट, ल्यूको यानी व्हाइट, साइट यानी सेल। व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट एक एमीबॉइड इररेगुलर स्ट्रक्चर रहता है, यानी इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहता। कैसा रह सकता, वो कैसे भी रह सकता, जैसे कि ऐसे भी रह सकता, अमीबॉइड शेप रहता उसका। तो हम यह लिख लेंगे व्हाइट ब्लड सेल कैसा है, एमीबॉइड है और इररेगुलर है। एमीबॉइड एंड इररेगुलर। शेप कैसा है व्हाइट ब्लड सेल का, एमीबॉइड है, यानी इसका कोई फिक्स शेप नहीं रहता, जिसकी वजह से हम इसको इररेगुलर बोलते हैं। थर्ड सेल है कोलमनार एपिथीलिया। लिख लेंगे हम यहाँ कॉलमनार, कॉलमनार एपिथीलिया, एपिथीलिया। कॉलमनार एपिथीलियम कैसा रहता है, एक पिलर लाइक रहता। कॉलम का मतलब है पिलर लाइक, यहाँ कॉलम का मतलब क्या है, पिलर जैसा यानी खड़ा हुआ। कॉलम यानी पिलर लाइक, यानी जो इसके सेल्स रहते वो खड़े रहते। यहाँ उतार कर बताते हैं हम। ये एक कोलमनार एपिथीलिया है। ये क्या है, कॉलमनार, कॉलमनार एपिथीलिया। कोलमनार एपिथीलिया के अंदर बेसल यानी नीचे न्यूक्लियस पाया जाता। कहाँ पाया जाता, नीचे पाया जाता, यहाँ पाया जाता न्यूक्लियस। बेसल न्यूक्लियस यानी बेस पे न्यूक्लियस पाया जाता। बेसल न्यूक्लियस, बेसल न्यूक्लियस यानी एट बेस, कोलमनार एपिथीलिया के नीचे पाया जाता। कोलमनार एपिथीलिया सेल के नीचे। अब फोर्थ सेल है नर्व सेल। फोर्थ कौन सी सेल है, नर्व सेल। यहां लिख लेंगे हम नर्व सेल। नर्व सेल क्या है, एक लॉन्ग ब्रांच है और लॉन्गेस्ट सेल है। हम पहले डायग्राम बना लेंगे। यहाँ
ये क्या है? नर्व सेल है जो हम लोग बना रहे हैं, नर्व सेल। नर्व सेल ब्रांच रहते, यानी इनके अंदर ब्रांचेस पाए जाते हैं। ये एक तरह के कैसे है? ब्रांच सेल है। तो हम यहाँ लिख देंगे लॉन्ग, लॉन्ग भी है, हम लोग लंबे भी है, और ब्रांच भी है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। और ये लॉन्गेस्ट सेल है, यानी दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग है। नर्व सेल एक लॉन्ग और ब्रांच्ड है और लॉन्गेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग है, यानी ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट यानी लंबा, लार्जेस्ट यानी चौड़ा, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल। अब हम फिफ्थ सेल की बात करेंगे जिसका नाम है ट्रैकीड। यहां लिख लेंगे हम ट्रैकीड। ट्रैकीड, ट्रैकीड का काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता वाटर, और ये एक तरह का डेड सेल है। ट्रैकीड कैसा है? ट्रांसपोर्ट करता वाटर, ट्रांसपोर्ट वाटर, और ये डेड सेल है, यानी मरा हुआ सेल है, डेड सेल। ये कैसा रहता? एलोंगेटेड रहता। कैसा रहता? एलोंगेटेड। हम यहाँ उतारेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ट्रैकीड दिखता। ये कैसा स्ट्रक्चर है? एलोंगेटेड है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? एलोंगेटेड है, एलोंगेटेड। एलोंगेटेड ऐसा दिखता है। अब हम सिक्स्थ सेल की बात करेंगे जिसका नाम है मेसोफिल सेल। अब हम देखेंगे मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल कैसे रहते हैं? मेसोफिल सेल राउंड यानी तो ओवल रहते हैं, और इनके अंदर क्या पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता। हम पहले मेसोफिल सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मेसोफिल सेल कैसा दिखता है हमको? ओवल तो ही पाया जाता है, यानी तो राउंड तो भी मेसोफिल पाया जाता है। ओवल यानी ओवल, और राउंड यानी गोल भी पाया जा सकता। हम पहले स्ट्रक्चर उतार लेंगे। कुछ इस तरीके से सेल्स दिखते मेसोफिल के। ये है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर क्या पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता। ये हम क्या उतार रहे? क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल के अंदर पाया जाता क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जो मेसोफिल सेल के अंदर पाया जाता। स्ट्रक्चर उतार लेंगे हम पहले। ये है मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता। अब हम लेबल कर लेंगे इसको। ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट।
इसको करते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो ये अंदर पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं राउंड। मेसोफिल सेल कैसा दिखता है, राउंड और ओवल पाया जाता मेसोफिल, मेसोफिल। और उसके अंदर पाया जाता क्लोरोप्लास्ट, अंदर पाया जाता क्लोरोप्लास्ट। अब हम पूरा रिकॉल करेंगे हम क्या क्या पढ़े। हम पहले सेल के बारे में देखें, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। सेल के अंदर बहुत सी चीजें पाई जाती जैसे कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता, सेल वॉल पाई जाती। ये सब चीजें किसके अंदर पाए जाते, सेल के अंदर पाए जाते। सेल वॉल रिजिड रहती, रिजिड स्ट्रक्चर पाया जाता। आउटर लेयर रहता प्लांट सेल्स के अंदर, किसके अंदर रहता, प्लांट सेल्स के अंदर ये आउटर लेयर रहती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। ये एक आउटर डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर है एनिमल सेल्स के अंदर। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो एक तरह का सेमी फ्लूइड है यानी जेली लाइक रहता। और ये मेन एरिना है यानी जितने भी एरिया है, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही पूरे सेलुलर एक्टिविटीज होते, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते। और ये हेल्प करता साइटोप्लाज्म सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। और सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और ये एक तरह का डेंस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर बीच में पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पाया जाता न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है। और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट रहते। और न्यूक्लियस से अटैच रहता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम पाया गया तो हम उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़े प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी पिछड़ा हुआ न्यूक्लियस। यूकैरियोट का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर सही न्यूक्लियस पाया जाता। अगर हम प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड रहता यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता। अगर हम यूकैरियोट के अंदर देखें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता और ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता। प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट रहता और जो जेनेटिक मटेरियल रहता वो इंक्लोज नॉट इंक्लोज यानी इंक्लोज नहीं रहता मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ नहीं रहता। अगर यूकैरियोट के अंदर हम न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें तो न्यूक्लियर एनवेलप यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट रहता और न्यूक्लियस सराउंडेड रहता डबल मेम्ब्रेन एनवेलप यानी डबल मेम्ब्रेन को हम एनवेलप भी बोलते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहते। यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहते। अब इसके बाद हम बात करेंगे साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो साइज रहता वो छोटा रहता और यूकैरियोटिक का सेल का साइज बड़ा रहता और कॉम्प्लेक्स भी रहता। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन कैसी रहती, प्रोकैरियोट के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती और आउटर बाउंड्री बनाती सेल के अंदर। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन देखें तो वो प्रेजेंट रहती और बनाती आउटर बाउंड्री एनिमल सेल्स के अंदर। और प्लांट सेल्स के अंदर आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन नहीं रहती, आउटर बाउंड्री सेल वॉल रहती, सेल वॉल के जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती। फिर उसके बाद हम बात करें राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 70 स्वेटबर्ग यूनिट का पाया जाता और यूकैरियोट के अंदर लार्ज रहता, बड़ा रहता और 80s का बना हुआ रहता। यूकैरियोट के अंदर 70s राइबोसोम भी पाए जाते, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये यूकैरियोट के अंदर ही पाए जाते, प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाए जाते।
स्पेशल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट रहते, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहते, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते प्लांट सेल्स के अंदर। अगर हम डीएनए की लोकेशन देखें प्रोकैरियोट के अंदर, तो जेनेटिक मटेरियल लाइफ डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म, यानी जो जेनेटिक मटेरियल रहता वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता। जो रीजन साइटोप्लाज्म के अंदर कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोइड के अंदर पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल का डीएनए का लोकेशन का है, जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज रहता है, यानी बना हुआ रहता है न्यूक्लियस के अंदर। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, प्लांट सेल का और एनिमल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहती और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट रहती। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता जो फोटोसिंथेसिस करता, और एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता। वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर लार्ज रहते, यानी बड़े रहते, और सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहते, और स्मॉल रहते एनिमल सेल्स के अंदर, यानी तो एब्सेंट ही रहते। सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहते प्लांट सेल के अंदर और प्रेजेंट रहते एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम के अंदर। शेप जो रहता प्लांट सेल का वो रेक्टेंगुलर रहता, या नहीं तो फिक्स भी रह सकता। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर शेप गोल रहता और इरेगुलर भी रह सकता। न्यूट्रिशन, प्लांट सेल ऑटोट्रॉपिक रहते, यानी खुद का खाना खुद बना सकते, और जो एनिमल्स रहते एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन रहता है वो हेटरोट्रॉपिक रहते, यानी वो डिपेंड रहते फूड के लिए दूसरों के ऊपर। सेल्स वेरी ग्रेटली इन शेप, साइज एंड एक्टिविटी। अगर हम लेंथ देखते हैं बैक्टीरिया की, वो कितनी है, 3 से 5 माइक्रोमीटर, और टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की जो लेंथ है वो कितनी है, साइज कितना है, 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल्स 10 टाइम्स बिगर देन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स रहते वो 10 गुना बड़े रहते प्रोकैरियोटिक सेल से। और जो लेंथ रहती माइकोप्लाज्मा की वो है 0.3 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ पीपीएलओ, यानी पीपीएलओ का साइज कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर, और ये एक तरह का माइकोप्लाज्मा का ही टाइप है। वायरस क्या है, वायरस का साइज है 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, और वायरस एक नॉट लिविंग है, यानी ये लिविंग नहीं होता। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें, सेल्स की टाइप पढ़ रहे हैं अब हम, रेड ब्लड सेल्स को हम इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, जो राउंड और बाइकॉनकेव पाए जाते हैं, और इसका रेडियस है 3 से 5 माइक्रोमीटर। अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना है इन लोग का, 7 माइक्रोमीटर। व्हाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूको का मतलब रहता है, ल्यूको यानी व्हाइट, ल्यूको का मतलब है व्हाइट, और ये एमीबॉइड रहते हैं और इरेगुलर भी रहते हैं। कोलमनार एपिथीलिया, कॉलम का मतलब है, यहाँ कॉलम का मतलब है पिलर लाइक, यानी ये पिलर के जैसे दिखते हैं इसके जितने भी सेल्स है। और ये कोलमनार एपिथीलिया के अंदर बेजल न्यूक्लियस, यानी जो सेल रहता है सेल के नीचे की तरफ न्यूक्लियस पाया जाता है, एट बेस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नर्व सेल बात करें, नर्व सेल एक लॉन्ग और ब्रांच रहता और लॉन्गेस्ट सेल है। नर्व सेल कैसा है, एक लॉन्ग है, यानी ये लॉन्ग दिख रहा हमें, और ये एक तरह का ब्रांच है, हमें यहाँ ब्रांच भी दिख रहे हैं, तो ये एक तरह का ब्रांच भी है, और ये एक लॉन्गेस्ट सेल है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल। और लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच का एग है। अगर हम ट्रैकीड की बात करें तो ट्रैकीड ट्रांसपोर्ट करता वाटर, और एक तरह का डेड सेल है, और ये एलोंगेटेड है, यानी ये एलोंगेटेड दिखता हमें। अब हमारा लास्ट टाइप है सेल का, वो कौन सा है, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल कैसा दिखता है हमें, राउंड रहता, ओवल पाया जाता मेसोफिल, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्या है, पूरा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसके अंदर। पूरे मेसोफिल के अंदर क्या पाया जा रहा, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा, और ये राउंड ओवल है, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाया जा रहा। अब हम यहाँ तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे। तो टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। You have earlier observed in an onion peel cell and human cheek cell under microscope. हम पहले ही ऑब्जर्व कर लिए ऑनियन पील और ह्यूमन चीक सेल माइक्रोस्कोप के अंदर। लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। अब हम फिर वही स्ट्रक्चर को देखेंगे। द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। अनियन सेल टिपिकल प्लांट सेल है जिसके अंदर सेल वॉल पाई जा रही, डिस्टिंक्ट सेल वॉल पाई जा रही एक आउटर बाउंड्री की तरह,
एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल के थोड़े अंदर ही सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ह्यूमन चिक सेल के अंदर आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर, यानी एक तरह के सेल मेम्ब्रेन ही पाया जा रहा। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है जो आगे जाकर जेनेटिक मटेरियल बनाता जिसको हम डीएनए बोलते हैं। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट। जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो उसको हम यूकैरियोट बोलते हैं। वेराज सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। In both prokaryote and eukaryote cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cell. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के पास एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता जो पूरे सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। साइटोप्लाज्म एक मेन एरिना है सेल्यूलर एक्टिविटीज का प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। Various chemical reactions occur in to keep the cell in living state. साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से सेल लिविंग स्टेट में पाया जाता। Beside the nucleus, the eukaryotic cell have an other membrane bound distinct structure called organelles. यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोट के पास एक मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते। Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all both eukaryote as well as prokaryote. Ribosome एक non-membrane bound organelles है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के सेल्स के पास पाया जाता। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles. राइबोसोम खाली साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं है बल्कि ये दो ऑर्गेनेल्स के पास भी है। कौन से है वो? क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो ऑर्गेनेल्स कौन से थे वो? क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division. Animal cells के पास क्या पाया जाता? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ये पॉइंट नोट्स में लिख लीजिए। Note in book, okay? Cells differ greatly in size, shape, activities. सेल्स को हम साइज, शेप, एक्टिविटी से हम पहचानते। फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जैसे कि एग्जाम्पल में माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है जिसकी लेंथ कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का लेंथ कितना है? 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग है। अमॉन्ग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल है वो 7 माइक्रोमीटर है डायमीटर में। और नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल्स अलग अलग शेप में मौजूद रहते। दे में बी डिस्क लाइक, पॉलीगनल, कोलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। इन लोग के कैसे कैसे शेप रह सकते? डिस्क लाइक भी रह सकते, पॉलीगनल भी रह सकते, कॉलमनार भी रह सकते
और क्यूबॉइड भी रह सकते हैं और थ्रेड लाइक भी इनके शेप पाए जाते हैं और इवन इरेगुलर भी पाए जाते हैं। और जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पर हम उसका शेप पहचानते हैं। जैसे कि यहाँ है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कैसे है? राउंड है और बाइकॉनकेव है। यहाँ देखिए ये राउंड राउंड पाए जा रहे हैं, ये पूरे राउंड है और ये बाइकॉनकेव पाए जा रहे हैं। तो रेड ब्लड सेल कैसे रहते हैं? राउंड एंड बाइकॉनकेव। अगर हम व्हाइट ब्लड सेल की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल कैसे है? एमीबॉइड है, यानी इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, ये एक तरह का इरेगुलर है। कोलमनार एपिथेलियल सेल्स। कोलमनार एपिथेलियम सेल्स कैसे है? लॉन्ग एंड नैरो, यानी लंबे हैं इन लोग और इनके बेस में क्या पाया जा रहा है? यहाँ न्यूक्लियस पाया जा रहा। अगर हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल कैसे है? यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए ये पूरे ब्रांच्ड है, यहाँ से देखिए यहाँ से ये ब्रांच ऐसे जा रही है, ये एक तरह के ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है। ब्रांच एंड लॉन्ग, यानी ये ब्रांच भी है और लंबे भी है। ट्रैकीड, ट्रैकीड कैसा है? एलोंगेटेड है। अगर मेसोफिल सेल्स की बात करें तो मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल है। अब हम यहाँ तक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द following is a defining feature is a defining feature of a eukaryotic cell, of a eukaryotic cell. Option A, presence of cell wall, presence of cell wall. Option B, presence of a true membrane bound nucleus. Presence of a true membrane bound nucleus. Membrane bound nucleus. ऑप्शन सी है presence of ribosome, presence of ribosome. ऑप्शन डी, presence of cytoplasm, presence of cytoplasm. हमको क्या पूछा क्वेश्चन में? which of the following is the defining feature of eukaryotic cell, यानी डिफाइनिंग फीचर क्या है यूकैरियोटिक सेल का? क्या प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये एक क्या डिफाइनिंग फीचर है यूकैरियोट का? नहीं, ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, क्या राइबोसोम इसका एक डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या साइटोप्लाज्म एक डिफाइनिंग फीचर है यूकैरियोटिक सेल का? नहीं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के अंदर भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसलिए ये भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी प्रेजेंस ऑफ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी एक डिफाइनिंग फीचर जो यूकैरियोटिक सेल का है वो है ट्रू और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता यूकैरियोट के अंदर, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, second, the smallest cell known as the smallest cell
known as option A human red blood cells, human red blood cells, option B bacteria, option C mycoplasma, mycoplasma, option D ostrich egg cells, ostrich egg cells। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा कि प्रेजेंट स्मॉलेस्ट सेल नोन एज, सबसे छोटा सेल कौन सा है? ह्यूमन रेड ब्लड सेल। क्या ह्यूमन का रेड ब्लड सेल है? नहीं, ह्यूमन रेड ब्लड सेल सबसे छोटा नहीं है। बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया सबसे छोटा है? नहीं, बैक्टीरिया भी नहीं हो सकता। ऑस्ट्रिच एग सेल्स, ऑस्ट्रिच तो सबसे बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ऑप्शन करेक्ट है सी। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम, प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स in the option A presence of centriole, presence of centriole, option B absence of cell wall, absence of cell wall, option C absence of chloroplast, absence of chloroplast, option D presence of cell wall and chloroplast। हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा? हमारे क्वेश्चन में पूछा प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स, यानी प्लांट सेल्स के अंदर ऐसी क्या यूनिक फीचर है जो एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाई जा रही? प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल, क्या सेंट्रियोल एक यूनिक फीचर है प्लांट सेल्स का? तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता इसका ऑप्शन, ये भी गलत है। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, या प्लांट सेल के अंदर जो यूनिक फीचर है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्वेश्चन के हिसाब से। एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या यूनिक फीचर के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी प्लांट सेल का जो यूनिक फीचर है वो है सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। द शेप ऑफ human red blood cell is, human red blood cell is option A round and biconcave, round and biconcave, option B flat and thread-like, flat and thread-like, option C irregular, irregular, option D round and oval।
राउंड एंड ओवल। हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया? शेप ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज, यानी कि जो रेड ब्लड सेल है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल है, उसका शेप क्या है? ऑप्शन ए फ्लैट एंड थ्रेड लाइक। क्या हम लोग ऐसे कोई शेप के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ये भी इसका ऑप्शन नहीं होता। इरेगुलर, इरेगुलर तो व्हाइट ब्लड सेल का शेप है, तो ये भी नहीं हो सकता क्वेश्चन के हिसाब से। और राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल ह्यूमन रेड ब्लड सेल नहीं है, राउंड एंड ओवल मेसोफिल सेल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, राउंड एंड बाइकॉनकेव। यानी जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल रहते हैं वो राउंड रहते और बाइकॉनकेव रहते। अब हम लोग करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, विच ऑफ द फॉलोइंग is the largest isolated single cell? Option A nerve cell. Option B mycoplasma. Option C ostrich egg. Option D RBC. हमको क्वेश्चन में क्या पूछे? हमको ये पूछे कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है, यानी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो ऑप्शन ए है नर्व सेल। क्या नर्व सेल लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है? नहीं, नर्व सेल लॉन्गेस्ट ब्रांच सेल है, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता क्वेश्चन के हिसाब से। ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा। क्या माइकोप्लाज्मा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है? नहीं, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। आरबीसी, क्या आरबीसी एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है? नहीं, आरबीसी भी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। Thank you so much for watching this video.